हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो अपन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बोर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो अभी आपके ये काम की है, क्योंकि इस सीरीज में अपन पूरी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अपनी बुक की सबसे पहली हेडिंग है वो है फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। और बेसिकली इसमें अपन को ये याद करना है कि फ्लावर का बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उसमें कौन कौन से वर्ल्स होते हैं और कौन कौन से उसमें पार्ट होते हैं। तो देखो, एक फ्लावर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, मॉडिफाइड कंडेंस सूट होता है। क्या होता है, अपन इसे लिख सकते हैं कि ये एक आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, मॉडिफाइड कंडेंस्ड सूट होता है। ठीक है, कंडेंस्ड सूट होगा। ठीक है, तो ये सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है और इसमें टोटल कितने वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं। उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नेसेसरी वर्ल और एक्सेसरी वर्ल। नेसेसरी वर्ल कौन से होते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। और एक्सेसरी वर्ल कौन से होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। एंड्रोसियम का एक मेंबर स्टेमन कहलाता है, गाइनोसियम का एक मेंबर पिस्टिल या कार्पल कहलाता है, कैलिक्स का एक मेंबर सेपल और कोरोला का एक मेंबर पेटल। इस डायग्राम में आप सब स्ट्रक्चर साफ साफ देख पा रहे हो। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये अपने कौन से हैं, स्टेमन। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो एंथर और ये क्या है, फिलामेंट। बीच में जो ये स्ट्रक्चर है ये पूरी की पूरी कार्पल या पिस्टिल है, जिसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन स्टिग्मा लेबल कर रखा है। बीच वाली ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है वो स्टाइल। सबसे नीचे क्या है, ओवेरी। ठीक है, ये अपने हो गए सेपल और ये जो ऑरेंज या येलो कलर के जो है ये हो गए पेटल। ठीक है, तो ये अपने फ्लावर के बारे में एक जनरल ओवरव्यू हो गया। अब इस चैप्टर में अपन को क्या क्या करना है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है फ्लावरिंग प्लांट में। तो इस चैप्टर के कंटेंट को बुक ने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, स्टेमन, उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है, उसमें माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। और फिर अपन करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें कार्पल, कार्पल के अंदर मेगा स्पोरेंजियम क्या होती है, उसमें मेगा स्पोर कैसे बनते हैं और एम्ब्रियोसैक ये कैसे बनता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट को डिनोट करता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट को डिनोट करती है। इसके अंदर मेल गैमेट बनेंगे, इसके अंदर फीमेल गैमेट बनेंगे। फिर पॉलन ग्रेन जो होता है वो स्टिग्मा तक कैसे जाएगा, वो पॉलिनेशन कहलाएगा। ये सारे इवेंट अपन को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में करने हैं। फिर चैप्टर में अपन फर्टिलाइजेशन करेंगे। एंजियोस्पर्म के केस में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है, इसलिए अपन उसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद चैप्टर में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट ये सारे स्ट्रक्चर होंगे। तो सबसे पहली हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो देखो बुक में क्या लिखा हुआ है कि मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiate, which leads to differentiation and further development of floral primordium. मतलब ये सब ये लिख रहा है कि जो हार्मोन और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस से फ्लोरल प्रीमोडियम से क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं। ठीक है, और यही उन चीज़ के बारे में लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि इन द फ्लावर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। मेल कौन सा होता है, एंड्रोसियम, फीमेल कौन सा होता है, गाइनोसियम होता है। ठीक है, अब अपन को एक एक करके दोनों स्ट्रक्चर करने हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो बुक में देखो यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम देखो, ये वाली चीज़ जो है ये क्या है, फिलामेंट, और ऊपर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, एंथर। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि स्टेमन जो होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। और टिपिकल स्टेमन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिलामेंट कहेंगे। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, देखो इस डायग्राम में साफ दिख रहे हैं, ये एक लोब और एक और लोब, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन एंथर कहते हैं। अब एंथर का जो प्रोक्सिमल एंड होता है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है वो थैलेमस से अटैच होता है और पेटल से भी अटैच हो सकता है। देखो ये वाला फिलामेंट है, इसका जो ये बेसल पोर्शन है इसको अपन क्या मानेंगे, प्रोक्सिमल एंड मानेंगे। ये कहाँ पे जुड़ा होगा, या तो थैलेमस पे जुड़ा होगा या फिर कुछ केस में पेटल से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, पेटल से। जब पेटल से जुड़ा होता है तो उसके लिए एक टर्म होती है एपीपेटलस।
तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड किस पार्ट से जुड़ा होता है, तो प्रोक्सिमल एंड जो होता है या तो पेटल से या किससे जुड़ा होता है, थैलेमस से। और जो एंथर की तरफ है वो डिस्टिल एंड है और वो किससे अटैच होगा, एंथर से अटैच होगा। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं और उसमें लिखा हुआ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है और हर लोब के अंदर दो थिका होती है जिसे कहते हैं डाइथिकस। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक लोब हो जाएगी अपने, ये एक दूसरी लोब हो जाएगी और दोनों ही लोब में देखो दो दो क्या है, थिका है। ठीक है, और हर थिका के अंदर एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजियम हो जाएंगे, 4। तो अपन एंथर को बाइलोब्ड कह सकते हैं क्योंकि उसमें दो लोब होती है, एंथर को डाइथिकस कह सकते हैं जनरली क्योंकि हर लोब में दो थिका होती है, और एंथर को अपन टेट्रास्पोरेंजिएट कह सकते हैं क्योंकि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। ठीक है, अब आगे देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया और डेवलप होती है और क्या बना लेती है, पोलन सैक बनाती है। अब ये जो पोलन सैक जो होगा, पोलन सैक कब कहेंगे, जब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पहले माइक्रोस्पोर बनेंगे। कैसे, जो अभी अपन देखेंगे, पहले क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। जब ये माइक्रोस्पोर डेवलप्ड होके पोलन ग्रेन बना देंगे, क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम को अपन क्या कह देंगे, पोलन सैक कह देंगे। क्या कह देंगे, पोलन सैक। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखना है। इस स्ट्रक्चर को पहले अपन डायग्राम से समझते हैं। देखो एक माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये एक सर्कुलर आउटलाइन में दिखता है जिसमें टोटल 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है, 4 लेयर। और 4 लेयर के क्या नाम होते हैं, सबसे बाहर लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके बाद वाली लेयर होती है एंडोथीसियम, उसके बाहर वाली लेयर होती है मिडल लेयर और सबसे अंदर वाली लेयर होती है टेपेटम। ठीक है, तो सबसे बाहर कौन, ये तो 4 लेयर हो जाएगी। और फिर सेंटर में जो ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो ये कौन सा है, स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जो कि क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बना सकता है। मतलब इसमें एमएमसी होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होगी। ठीक है, एक बार अपन थ्योरी में देखते हैं फिर वापस डायग्राम पे आते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। टोटल कितनी लेयर होती है, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। द आउटर 3 लेयर बोले तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, और ये एंथर डेhiscens में क्या करती है, हेल्प करती है। अगर इन तीनों में से किसी एक लेयर को पूछे कि एंथर डेhiscens में कौन हेल्प करती है तो अपन को एंडोथीसियम हाईलाइट करना है। ठीक है, इनर मोस्ट जो लेयर होती है उसे कहते हैं टेपेटम, और ये क्या करती है, नरिशमेंट देती है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। सेल ऑफ टेपेटम जो होता है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस। अब एनसीईआरटी लिखती है कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड। तो एकदम सिंपल सा आंसर है इसका कि आपको क्या करना है, कैरियोकाइनेसिस करना है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस कराना है लेकिन उसके बाद में क्या नहीं कराना, साइटोकाइनेसिस नहीं कराना। तो कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, बाय साइटोकाइनेसिस, ये जो कारण होता है किसका, इससे क्या होगा, देखो अपन इसको समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एक सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसमें कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये 2 हो गया। अब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो 2 सेल बन जाएगी, लेकिन और हर सेल में कितना रहेगा, एक एक न्यूक्लियस रहेगा। लेकिन अगर इसमें मैं कैरियोकाइनेसिस करा दूँ और अब साइटोकाइनेसिस नहीं कराऊँ तो एक सेल में कितने हो गए, 2 न्यूक्लियस हो गए। तो अगर ये पूछे कि भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो ये आंसर होगा कि कैरियोकाइनेसिस तो होता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता। नेक्स्ट है व्हेन एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजिनस सेल स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है सेंटर में। अब ऐसे क्यों लिखा कि एंथर यंग होता है तब स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, क्योंकि मैच्योर एंथर में इस जगह पर क्या होंगे, पहले तो माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे और बाद में पोलन ग्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जो यंग एंथर होता है उसमें होमोजिनस सेल का कलेक्शन होता है जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है और उसे अपन एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल। और इन एमएमसी को कहेंगे पोटेंशियल पोलन। तो इसके 3 नाम हो गए। तो
तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल को या तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं, या पोलन मदर सेल कह सकते हैं, या पोटेंशियल पोलन कह सकते हैं। फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस से कितने स्पोर बनेंगे, 1 एमएमसी में मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसे अपन कहेंगे। और ये चारों जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। और बाद में, और ये हैप्लॉइड भी हो जाएंगे, और बाद में यही क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। माइक्रोस्पोर पहला स्ट्रक्चर होता है जो हैप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल मेल गैमेटोफाइट। अगर आपको पूछे मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी है, तो उसे कौन सा होगा, माइक्रोस्पोर। और मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कौन सा होता है, पोलन ग्रेन। अगर आप में से कुछ लोग गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते, तो देखो गैमेटोफाइट का क्या मतलब होता है। गैमेटोफाइट वो होता है जो गैमिट बनाएगा। क्या बनाएगा बाद में, गैमिट। और ये खुद भी हैप्लॉइड होता है, और जो इससे गैमिट बनेंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड। तो गैमिट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। और ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरोफाइट। क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। और ये खुद कैसे होते हैं, डिप्लॉइड। अब चलता कैसे है, जैसे एंजियोस्पर्म का प्लांट जो होता है स्पोरोफाइट होता है, डिप्लॉइड होता है, उस पे स्पोर बनते हैं, और स्पोर हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड। और वो स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट। फिर गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे, गैमिट बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमिट। और फिर इन गैमिट में फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बन जाएगा, जाइगोट। और इस जाइगोट से बाद में क्या बनेगा, वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो स्पोरोफाइट, उससे स्पोर बनेंगे, उससे गैमेटोफाइट होगा, उससे गैमिट बनेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, और वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहते हैं, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को कहते हैं। मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, पोलन ग्रेन। उसकी फर्स्ट सेल कौन सी होती है, माइक्रोस्पोर होती है। ठीक है, ये मैंने ऊपर वापस लिख दिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या क्या होते हैं, वॉल लेयर्स होती है और स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। वॉल लेयर में क्या होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। इनमें से ऊपर की 3 लेयर जो होती है प्रोटेक्शन और डेइसेंस का काम करती है, और लास्ट जो होती है वो किसका काम करेगी, न्यूट्रिशन का काम करेगी। ठीक है, देखो इस डायग्राम के नीचे जो डायग्राम दे रखा है वो एंथर डेइसेंस का दे रखा है। एंथर डेइसेंस क्या होता है, अगर आम भाषा में बात की जाए तो एंथर की वॉल का फटना और उसके अंदर से जो ये पोलन ग्रेन है उनका बाहर रिलीज होना। अब इसे समझते हैं पहले। देखो एंथर डेइसेंस एक तो ड्राई सीजन में होता है, दूसरा जब ये स्टेज आती है जब एंथर डेइसेंस होना होता है, उस समय तक सिर्फ 2 ही लेयर रहती है, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। अब देखो 2 और लेयर थी, कौन कौन सी, एक तो थी मिडल लेयर और एक थी टेपेटम। ये कहाँ गई, तो टेपेटम अपना न्यूट्रिशन जो होती है वो किसको देती है, पोलन ग्रेन जब डेवलप होते हैं उस समय दे देती है। तो अभी तक आते आते तो पोलन ग्रेन डेवलप हो चुके हैं, इसका मतलब ये डीजनरेट हो गई। और मिडल लेयर वैसे ही मतलब ऐसे शॉर्ट लाइफ साइकिल की होती है, और इनका काम जो होता है वो क्या होता है कि ये यहाँ से जो होता है अपने क्या कहते हैं न्यूट्रिशन को किसको प्रोवाइड करवाती है, टेपेटम को प्रोवाइड करवाती है, और उसके बाद ये भी डीजनरेट हो जाती है। तो जब मैच्योर एंथर होता है तो उस समय तक एपिडर्मिस और एंडोथीसियम ही रहती है। अब इसमें से एंडोथीसियम जो होती है कंपैरेटिवली थिक लेयर होती है, तो ड्राई सीजन में ये क्या होती है, सूखने लगती है, और इसकी एक सर्टेन सेल्स होती है जिन्हें कहते हैं स्टोमियम सेल, और वहाँ खिंचाव होता है और उसकी वजह से पोलन ग्रेन का रिलीज हो जाते हैं, बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं। अगर पूछे कि लेयर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंथर डेइसेंस तो अपन को क्या लिखना है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। लेकिन अगर पूछे मेनली कौन सी लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है तो एंडोथीसियम। ठीक है, और कौन सी सेल की जगह से ये डेइसेंस होता है तो स्टोमियम सेल्स। ठीक है, अब देखो यही नीचे लिखा हुआ है, as each cell of sporogenous tissue is capable of give rise to microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspore from pollen mother cell through meiosis उसे अपन क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर एग्जाम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन पूछे तो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, उसे क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो जाएगा। अगर आप में से कोई बोर्ड क्लास एज के हैं, साथ साथ में देखो बोर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं वो अच्छे से फोकस करना, यही क्वेश्चन है, डेफिनेशन वगैरह पर ध्यान देना। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, ये 4 सेल के क्लस्टर में होते हैं, और उसे अपन क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। एज द एंथर मैच्योर
and dehydrate the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain, और वो किस में डेवलप हो जाएंगे, pollen grain के अंदर डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है pollen grain के बारे में। तो pollen grain रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। pollen grain किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमेटोफाइट को। pollen grain मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। उसके बाद देखो अपनी बुक में ये pollen grain के कुछ अलग अलग pollen grain के डायग्राम वगैरह दे रखे हैं। आप इस डायग्राम से क्लियर होता है कि pollen grain अलग अलग शेप साइज के हो सकते हैं, कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, pollen grain आर जनरली स्फेरिकल होते हैं स्ट्रक्चर में, 25 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं, और इसमें दो लेयर होती है, एक होती है अपने एक्साइन और एक लेयर जो होती है उसे कहते हैं इंटाइन। एक्साइन जो होती है उसके बारे में पहले लेते हैं। ये बार वाली आउटर लेयर होती है और ये स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की। और स्पोरोपोलेनिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इसकी वजह से ये हाई टेम्परेचर और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस किसी के साथ भी विथस्टैंड कर सकते हैं। कोई ऐसा एंजाइम भी नहीं है जो इसे डिग्रेड कर सके। तो इनडायरेक्टली कहे तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से पोलन ग्रेन के अंदर के कंटेंट का प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन एक्साइन जो होती है, ये एक्साइन में जो स्पोरोपोलेनिन है कुछ जगह पर नहीं होता। जैसे सपोज करो ये एक्साइन वाली लेयर है तो कुछ जगह स्पोरोपोलेनिन या तो बहुत कम होता है या फिर नहीं होता, उस जगह को कहते हैं जर्म पोर। क्या कहेंगे, जर्म पोर। तो एक्साइन के वो इस जगह जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट हो उसे क्या कहेंगे, जर्म पोर। ये वो जगह होती है जहाँ से इंटाइन, जो कि अभी सेकेंड लेयर पढ़ेंगे, वो बाहर की तरफ निकलती है और पोलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं वेल प्रिजर्व्ड होते हैं फॉसिल में। अब फॉसिल्स में क्यों वेल प्रिजर्व्ड रह सकते हैं, क्योंकि फॉसिल ऐसी चीज़ों के बनते हैं जो कि हार्ड होते हैं और थोड़े मुश्किल से डिग्रेड होते हैं। और अभी अपन ने लिखा कि स्पोरोपोलेनिन होता है मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो स्पोरोपोलेनिन की वजह से ही पोलन ग्रेन के सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व फॉसिल्स मिलते हैं। दूसरी जो लेयर होती है उसे कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं, इंटाइन। इंटाइन जो होती है वो थिन होती है और कंटिन्यूअस लेयर होती है, मेड किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का। इंटाइन किसका बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन का। एक्साइन आउटर लेयर होती है, इंटाइन इनर लेयर होती है। एक्साइन कंपेरेटिवली थिक होती है, इंटाइन थिन होती है, ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका मतलब सबसे अंदर साइटोप्लाज्म, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर क्या होगी इंटाइन, और फिर क्या होगी एक्साइन, और एक्साइन में वो जर्म पोर भी होंगे। अब जहाँ तक साइटोप्लाज्म की बात की जाए तो उसके अंदर दो तरह की सेल होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। यहाँ तक को समझने के लिए अपन एक बार साइड में जो ये डायग्राम दे रखा है इसको समझते हैं। देखो ये अपने माइक्रोस्पोर बना रखा है जिसमें एक ही क्या बना रखा है, न्यूक्लियस और एक सेल बना रखी है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या होता है, वैक्यूल बनने लगती है, छोटी छोटी वैक्यूल बनेगी, वो सारी वैक्यूल बड़ी होकर क्या करेगी, एक लार्ज वैक्यूल बना लेगी। अब इस लार्ज वैक्यूल के बनने से न्यूक्लियस एक तरफ खिसक जाएगा। अब क्या होगा कि जब स्पिंडल फाइबर बनेंगे तो एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनेंगे, और एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर बनने की वजह से जो न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जब साइटोकाइनेसिस होगा तो जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। एक बड़ी सेल बन गई और एक छोटी सेल बन गई। बड़ी सेल को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, छोटी सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। ये एक पोलन ग्रेन का डायग्राम है लेकिन 2 सेल स्टेज में। जब पोलन पूरा मैच्योर होता है तो उसमें 3 सेल स्टेज भी बन सकती है। तो पहले अपन इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखो वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज एब्यूडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, बड़ी होती है, फूड रिजर्व ज़्यादा होता है, उसका न्यूक्लियस जो होता है लार्ज होता है और इरेगुलर शेप का होता है। अब जनरेटिव सेल, ये स्मॉल सेल होती है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है और इसका न्यूक्लियस जो होता है स्पिंडल शेप का होता है और साइटोप्लाज्म में डेंस होता है लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। अब देखो इन 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होता है 2 सेल स्टेज में क्या होता है, शेड होता है। इसका मतलब जब एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल और कुछ ऐसा दिखेगा उस समय एंथर से रिलीज हो जाएगा, और जो बाकी के 40% है उसमें क्या होगा कि ये शेड होने से पहले जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस शो करेगी और 2 मेल गैमेट बना लेगी।
जिनमें 2 सेल स्टेज में होता है उनमें भी बाद में ये होगा, लेकिन ये 2 सेल स्टेज वालों में कब होगा, जब पॉलिनेशन हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन 3 सेल स्टेज वालों में ये पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले माइक्रोस्पोर, उसके बाद में पोलन ग्रेन बनता है जिसमें 2 सेल होती है, और उसके बाद पोलन ग्रेन बनता है जिसमें टोटल 3 सेल होती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो 60% फैमिली में इस स्टेज में हो जाता है, और फिर जो बाकी का ये काम है ये पॉलिनेशन के बाद होगा, और जो रिमेनिंग 40% है उसमें ये पहले पूरा हो जाएगा और फिर पॉलिनेशन के लिए शेड होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है पोलन एलर्जी। अब देखो पोलन एलर्जी आप सब जानते हो, और पोलन एलर्जी मतलब पोलन से एलर्जी होगी। इसके 1-2 एग्जाम्पल याद रखना है। एक जैसे है पार्थीनियम। पार्थीनियम जो होता है उसे कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्थीनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इंडिया एज अ कॉन्टामिनेट विथ इम्पोर्टेंट वीट। बाहर से जो वीट लेकर आए थे उसके साथ कॉन्टामिनेशन के फॉर्म में कैरेट ग्रास भी आ गई थी, जो कि एक वीड्स थी। ठीक है, जो होते हैं ना अनवांटेड प्लांट लगते हैं वो। और ये जो होती है क्या कर सकती है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज कर सकती है, अस्थमा कॉज कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकती है, और इसकी वजह से जो है ये एलर्जी होती है। तो अगर आपको पूछे पोलन एलर्जी तो पार्थीनियम की वजह से, तो पार्थीनियम का नाम याद रखें, और ये भी याद रखें पार्थीनियम एक वीड्स है जो इम्पोर्टेंट वीट के साथ में यहाँ पर इंडिया आ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है पोलन ग्रेन जो होते हैं रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जा सकता है। ऐसे क्लेम है कि ये क्या करती है, एथलीट्स और रेस हॉर्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करती है, इम्प्रूव करती है। इसीलिए ये अलग अलग सिरप, कैप्सूल, टैबलेट्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो अपनी बुक में ये डायग्राम के नीचे जो टॉपिक दे रखा है वो है पोलन वाइबिलिटी। अब पोलन वाइबिलिटी का मतलब है कि मतलब एंथरडेhiscence के बाद में कितने टाइम पीरियड तक पोलन के पास ये एबिलिटी होती है कि अगर वो स्टिग्मा पर पहुंच जाए तो वो मतलब क्या कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपेयर रहेंगे। उस टाइम पीरियड को कहते हैं पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, अब पोलन वाइबिलिटी अलग अलग के लिए अलग अलग होती है, जैसे कि राइस, वीट, इनमें पोलन वाइबिलिटी 30 मिनट्स की होती है। कितनी होती है, 30 मिनट्स की। लेकिन कुछ मेंबर जैसे रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इनमें ये मंथ्स की भी हो सकती है। तो 2 डेटा याद रखने हैं, वीट और राइस में कितनी होती है, 30 मिनट की, और इन 3 फैमिली में कितनी होती है, मंथ्स की हो सकती है। एक जैसे स्पर्म को स्टोर करते हैं, अपनी बुक में लिखा हुआ है, उसी की तरह पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है, और दोनों को स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर स्पर्म को स्टोर करेंगे तो उसे स्पर्म बैंक कहेंगे, पोलन को स्टोर करेंगे तो पोलन बैंक, सीड को स्टोर करेंगे सीड बैंक। अब पोलन बैंक और सीड बैंक का क्या काम होगा, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा उसमें काम में लिया जाएगा। इसके साथ अपना जो मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर था वो पूरा हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं। मेल क्या होता है, स्टेमन को कहते हैं। ठीक है, और स्टेमन में अपने क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक क्या होता है, एंथर। फिर एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, तो उसमें होती है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ तक के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, 2n। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 तो लेयर होती है, और फिर एक होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल जो होती है उसे माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल या पोटेंशियल पोलन कहते हैं, और ये क्या होती है, 2n। फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, और उससे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, जो कि हैप्लॉइड। और फिर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, यहाँ से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, इसलिए ये फर्स्ट सेल है फीमेल गैमेटोफाइट की। फिर इसमें और डेवलपमेंट होगा और पोलन ग्रेन बनेंगे, जो कि क्या कहलाएंगे, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट कहलाएंगे। और मेल गैमेटोफाइट में 2 तरह की सेल होती है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बनाती है, 2 मेल गैमेट बनाती है। अब अपन करेंगे द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम और एम्ब्रियोसैक। देखो जहाँ अपने क्या था, स्टेमन, वहाँ पर पिस्टिल आ गया। जहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम था या मेगा स्पोरेंजियम आ गया। मेगा स्पोरेंजियम को ओव्यूल भी कहते हैं। ठीक है, और जहाँ अपने पोलन ग्रेन था वहाँ एम्ब्रियोसैक आ गया। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट था, ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट हो जाएगा। ठीक है, अब साइड में एक बार थोड़ा आउटलाइन ले लेते हैं। देखो गाइनोसियम जो होती है
उसमें क्या होता है, पिस्टिल या कार्पल होता है, और इनके अंदर क्या होता है, एक ऊपर की तरफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्टिग्मा होती है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे स्टाइल कहते हैं, सबसे नीचे फूला हुआ पोर्शन होता है जिसे ओवेरी कहते हैं। ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, और जिस स्ट्रक्चर से जुड़ता है, जैसे मान लो ये ओवेरी की वॉल है और ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर की हेल्प से जुड़ता है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो फनिकल कहलाता है, और जिस जगह से जुड़ेगा उस जगह को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। ठीक है, तो ये अपने पढ़ ही रखा है। अब गाइनोसियम के अंदर क्या एक कार्पल है या एक से ज़्यादा? अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। अब एक से ज़्यादा है तो वो भी दो केस में हो सकती है कि या तो सारी जुड़ी हुई होगी या अलग होगी। जुड़ी हुई होगी तो उसे सिनकार्पस कहेंगे, अलग होगी तो उसे एपोकार्पस कहेंगे। एपोकार्पस का एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखा है, माइचेलिया, मिचेलिया, जो भी आप रीड करो, और सिनकार्पस का पेपेवर। ये दोनों एग्जाम्पल कहाँ दे रखे हैं, अपने डायग्राम के नीचे यहाँ पर दे रखे, देखो एपोकार्पस गाइनोसियम जो होती है ये, और सिनकार्पस जो होता है पेपेवर। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो एक और चीज़, लाइन टू लाइन रीड कर लेते हैं। The gynoecium represent the female reproductive part of flower. The gynoecium may consist a single pistil, एक कार्पल या एक पिस्टिल हो सकती है तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा हो सकती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। When there are more than one pistil, अगर एक से ज़्यादा होगी बोले तो मल्टी कार्पेलरी है, तो उसके दो केस हो सकते हैं, सिनकार्पस जिसमें सब जुड़ी हुई होगी, एपोकार्पस जिसमें फ्री होगी। आगे क्या लिखा हुआ है, ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। द स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन यहाँ आकर लैंड करते हैं। स्टाइल इलोंगेटेड स्लेंडर प्लांट होता है, स्लेंडर का मतलब होता है थिन लॉन्ग। ठीक है, और उसके नीचे बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, ओवेरी। इनसाइड ओवेरी एक कैविटी होती है जिसे ओवेरियन कैविटी या लोक्यूल कहते हैं, और उसमें एक स्ट्रक्चर होता है द प्लेसेंटा, इट लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और ये वो जगह है जहाँ से जुड़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन, जो अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं। प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन के एक्साइल, पैराइटल, बहुत सारे बेसल टाइप वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में देखो ये चाइना रोज का दे रखा है। ठीक है, ये सेकंड जो डायग्राम में आपको मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पेपेवर का दे रखा है, ये वाला माइचेलिया का दे रखा है, और ये दे रखा है अपने किसका डायग्राम में, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम है। एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मेगा स्पोरेंजियम का डायग्राम दे रखा है, देखो इस डायग्राम के ठीक नीचे इसका टाइप दे रखा है। ओव्यूल बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन अपनी बुक में सिर्फ एक ही डायग्राम दे रखा है, और वो कौन सा वाला टाइप है, एनाट्रोपस। कौन सा वाला है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है अपनी बुक में दे रखा है। देखो डायग्राम में लेबल कर रखा है, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अब ओव्यूल को समझते हैं, तो पहले अपन बुक में देखते हैं लाइन टू लाइन क्या लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लेसेंटा से मेगा स्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल कहते हैं वो निकलते हैं। यहाँ पर भी एक और डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ ओव्यूल जो होता है ओवेरी में अलग अलग हो सकते हैं। एक ओवेरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है जैसे कि वीट, पैडी और मैंगो में होता है, और एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकता है जैसे पपैया, वाटरमेलन और ऑर्किड। एक देखो आसान तरीका है, फ्रूट के अंदर एक सीड है या एक से ज़्यादा, क्योंकि ओव्यूल बाद में सीड बनाएगा। जैसे वीट में एक सीड होता है, पैडी में एक सीड होता है, मैंगो में एक सीड होता है, तो ओव्यूल भी एक ही होगा। पपैया, वाटरमेलन, ऑर्किड, इन सब में बहुत सारे सीड होते हैं, जिसका मतलब उसके एक ओवेरी के अंदर एक से ज़्यादा क्या है, ओव्यूल है। नेक्स्ट अपने स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल का स्ट्रक्चर। तो देखो एक मेगा स्पोरेंजियम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसके सबसे सेंटर में जब वो मैच्योर हो जाता है तो उस समय एम्ब्रियो सैक होता है। उससे पहले सिर्फ बहुत सारे होमोजेनस सेल का कलेक्शन होता है, जिस पूरे को अपन न्यूसिलस कहते हैं। इसी न्यूसिलस में बाद में एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ठीक है, कैसे बनेगा अभी अपन देखेंगे। इसको कवर किए हुए दो वॉल लेयर होती है, और दो वॉल लेयर होती है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। अगर ये जिम्नोस्पर्म होता तो इंटेग्यूमेंट सिर्फ एक होता, एंजियोस्पर्म में इंटेग्यूमेंट कितने होते हैं, 2। इंटेग्यूमेंट जहाँ नहीं होते उस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल के ठीक सामने वाली जगह को कहते हैं चैलेजा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ रहने के लिए एक स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेगा, अभी मैंने समझाया, उसे फनिकल कहते हैं। फनिकल इस पूरे वाले स्ट्रक्चर से जिस जगह पर जुड़ता है उस जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं।
एक एक करके देखते हैं। देखो, द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक फनिकल। देखो फनिकल की हेल्प से वो कहाँ जुड़ेगा, प्लेसेंटा पे जुड़ेगा। और ये फनिकल ऊपर वाले जगह से, मतलब ये ऊपर वाला ओव्यूल है, इससे जो इसका जंक्शन पॉइंट है उसे हाइलम कहते हैं। तो द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फनिकल इन द रीजन हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ईच ओव्यूल में दो प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं जिन्हें इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इंटेग्यूमेंट इन सर्कल न्यूसिलस, इसके अंदर न्यूसिलस होता है और वो हर चीज के चारों तरफ कवरिंग बनाता है, लेकिन किस पे नहीं बनाता, टिप पर नहीं बनाता, उसे अपन माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के ठीक सामने क्या होता है, चेलेजा होता है, और ये जनरली ओव्यूल का बेसल पार्ट रिपीट करता है। वैसे देखो चेलेजा और माइक्रोपाइल को ऐसे अपन को डायरेक्शन के हिसाब से जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बस इतना याद रखना है कि जहाँ इंटेग्यूमेंट नहीं होता वहाँ माइक्रोपाइल और उसके सामने वाले रीजन को चेलेजा कहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता है ओव्यूल का बेसल पार्ट, तो अगर ओव्यूल का बेसल पार्ट कहते हैं तो वो चेलेजा होगा। ठीक है, कौन सा होगा, चेलेजा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट अ मास ऑफ सेल, उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूसिलस। अब इस न्यूसिलस की सेल के पास एबिडेंट फूड रिजर्व है, और ये जो है वो क्या बनाएगी बाद में, फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी जो सेल जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगी। ठीक है, तो ऐसे समझ सकते हैं न्यूसिलस के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेंगे उसको अपन समझते हैं। सेम जैसे मेल गैमेटोफाइट बने थे किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या थे, एमएमसी थे, यहाँ पर भी क्या होगा, एमएमसी होगा। फिर उससे क्या बने थे, माइक्रोस्पोर बने थे, या मेगा स्पोर बन जाएगा। फिर माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बने थे, या एम्ब्रियो सैक बन जाएगा। अब ये कैसे होगा, इसको नीचे वाले डायग्राम से समझते हैं। देखो ये अपने न्यूसिलस है, ये ऊपर वाला एंड है चेलेजा, और ये माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल एंड की कोई एक सेल, सिर्फ एक सेल ऐसे न्यूट्रिशन गेन करके बड़ी हो जाती है, और वो किसका बिहेव करती है, मेगा स्पोर मदर सेल का बिहेव करेगी, बोले तो एमएमसी कहलाएगी। फिर उसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस से 4 सेल बन जाएगी जिसे क्या कहेंगे, मेगा स्पोर टेट्राड। उसमें से 3 जो होगी डीजनरेट हो जाएगी और एक रह जाएगी, सिर्फ एक ही रहेगी, तो उसे कहेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। फिर इस फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस होगा, और उसमें भी कैरियोकाइनेसिस, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। फिर और माइटोसिस होगा, और फिर और क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, तो 2 न्यूक्लियस से कितने बन जाएंगे, ऊपर की तरफ भी 2, नीचे भी 2। एक बार और माइटोसिस हुआ, लेकिन ओनली कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो ऊपर 2 से कितनी बन जाएगी, 4 सेल, नीचे भी 4 सेल। इन 4 में से एक एक सेल कहाँ आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो बीच वाली, सॉरी एक एक सेल क्या, एक एक न्यूक्लियाई, तो बीच वाले 2 न्यूक्लियाई को कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। अभी तक ये सेल एक ही है, और इसके अंदर कितने न्यूक्लियस बन चुके हैं, 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। अब सेल वॉल फॉर्म होगी, तो सेल वॉल जो होती है सिर्फ ऊपर वाली 3 सेल के चारों तरफ बनती है, और नीचे वाली 3 सेल के चारों तरफ बनती है। ऊपर वाली 3 जो चेलेजा साइड में है उसे अपन एंटीपोडल सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीपोडल। और माइक्रोपाइल साइड में जो होती है उसे एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होती है। बीच में जो 2 न्यूक्लियाई रह गए उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और उनकी सेल को अपन सेंट्रल सेल कह सकते हैं। ठीक है, तो यही सब अपने इधर लिखा हुआ है। तो और ये देखो डेवलप्ड का डायग्राम दे रखा है, ऊपर एंटीपोडल सेल है जो कि चेलेजा साइड में है, और नीचे जो है वो माइक्रोपाइल साइड में 3 सेल दे रखी है जिसे एग अपरेटस कहते हैं, जिसमें से ये एग सेल है और ये 2 सिनर्जिस्ट है। सिनर्जिस्ट के नीचे देखो यहाँ पर एक थिकनिंग दिख रही है, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। ये सर्टेन क्या रिलीज करते हैं, केमिकल, जो पोलन ट्यूब को इस तरफ क्या करवाएगा, बाद में ग्रो करवाएगा। बीच में जो दिख रहे हैं 2, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और इसको सेंट्रल सेल कह सकते हैं। तो जब ये पूरा डेवलप्ड हो गया और इसमें सेल काउंट करें तो 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 3 नीचे और 1 बीच में, तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसका नाम होता है एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो नीचे यही सब इसमें डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। हाँ, एक और चीज़, इस तरीके के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पर जो मेगा स्पोर था वो कितना था, सिर्फ एक ही बाद में रहा था, तो फंक्शनल मेगा स्पोर एक ही रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर एक और वापस एक बार लिख लेते हैं। आफ्टर द 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सेल वॉल बनती है, ठीक है, और इससे फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक बनता है। 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, उसके चारों तरफ सेल होती है, और जो बीच में 2 न्यूक्लियाई रहते हैं उसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, और इसको अपन कह सकते हैं सेंट्रल सेल भी कह सकते हैं। एक देखो जो मैंने फिलीफॉर्म एपरेटस बताए थे उसका भी नाम है, और क्या लिखा हुआ है कि फिलीफॉर्म एपरेटस जो होती है प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिस। पोलन ट्यूब को इस तरफ गाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक जो होता है वो मैच्योरिटी के समय 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एंटीपोडल सेल 3 होती है, उसमें 3 ही न्यूक्लियस होते हैं। एग एपरेटस 3 सेल होती है, 3 न्यूक्लियस होता है। सेंट्रल सेल 1 होती है, उसमें 2 न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और सिनर्जिट्स जो होती है उसमें सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। और इस तरीके से अपन ने यहाँ पर फीमेल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। एक बार रिवाइज करते हैं कि पिस्टिल होगी, पिस्टिल या कार्पल कहते हैं, उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल जो होता है उसे अपन मेगा स्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। वो जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहता है वो फनिकल कहलाता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसे प्लेसेंटा कहेंगे। ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस होता है, और उसके अंदर क्या बनता है, न्यूसिलस की एक सेल बनाती है, एक फंक्शनल मेगा स्पोर बनाएगी, और फिर उसमें डिवीजन से क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, जिसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना। अगर आपको पूछे कि पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है उसके डेवलपमेंट तक कितने डिवीजन हुए, तो एक मियोसिस होता है और 2 माइटोसिस होते हैं। एक मियोसिस होगा और कितने माइटोसिस होते हैं, 2। एक मियोसिस से माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, उसके बाद एक माइटोसिस होगा जिससे एक सेल से 2 सेल वेजिटेटिव और जनरेटिव, फिर एक और माइटोसिस होगा जनरेटिव में जिससे 2 मेल गैमेट बनेंगे। लेकिन अगर फीमेल में पूछे गैमेट बनने के लिए क्या हुआ था, तो एक मियोसिस होता है और 3 माइटोसिस हुए थे। कितने हुए थे, 3 माइटोसिस। तो मेल में एक मियोसिस 2 माइटोसिस, जबकि फीमेल में एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होते हैं, ठीक है। और अब अपन लेंगे अगला टॉपिक। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो देखो पॉलिनेशन की क्या डेफिनेशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन जो कि कहाँ से शेड होंगे, एंथर से, उनका कहाँ तक जाना, स्टिग्मा, वो भी किसके, पिस्टिल की स्टिग्मा तक जाने की टर्म को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, फिलामेंट, और ये बाइलोब्ड क्या हो गया, एंथर। ये अपन ने बना दिया स्टिग्मा, स्टाइल, और ये नीचे क्या होगी, ओवरी, ठीक है। तो या एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब पॉलिनेशन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और इसे समझने के लिए अपन क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। देखो सपोज करो कि ये 3 ट्री है, ठीक है, और इन सारे ट्री पर ये स्टेमन हो गया, और ये अपन इसकी मान लेते हैं कार्पल मान लेते हैं, ठीक है। ये इसकी स्टेमन, ये कार्पल, मतलब सारे फ्लावर जो मैं बना रहा हूँ वो बाइसेक्सुअल बना रहा हूँ, ठीक है, और अलग अलग प्लांट भी बना देते हैं, ठीक है। अब पॉलिनेशन के देखो टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट और सेम फ्लावर, फ्लावर भी सेम, प्लांट भी सेम। ऐसे केस में इसे कहेंगे ओटोगेमी। क्या कहेंगे, ओटोगेमी। ओटोगेमी कब होगी, जब एक ही फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर की कार्पल की स्टिग्मा पर गिरेंगे पोलन ग्रेन, तो ओटोगेमी कहलाएगी। अब एक ही प्लांट तो सेम रहे लेकिन फ्लावर चेंज हो जाए, तब अपन इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, जिटिनोगेमी। क्या कहेंगे, जिटिनोगेमी। और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर चला जाए तो उसे अपन क्या कहेंगे, जीनोगेमी। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट सेम फ्लावर। इसमें क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, और अनदर प्लांट अनदर फ्लावर, तो फिर जीनोगेमी हो जाएगी, ठीक है। एक एक करके तीनों को देखते हैं। पहले समझते हैं ओटोगेमी। तो पॉलिनेशन अचीव विद इन द सेम फ्लावर। इसमें पॉलिनेशन जो होता है एक ही फ्लावर के अंदर होता है। अब एक ही फ्लावर के अंदर होगा तो ऑब्वियस थिंग है, प्लांट तो सेम हो गई।
क्या इसकी कोई इसको होने के लिए क्या प्लांट के पास कुछ फीचर्स होने चाहिए, एडेप्टेशन होने चाहिए? तो पहला तो अगर ऑटोगेमी करवानी है तो प्लांट को कैसा होना पड़ेगा? बाइसेक्सुअल। दूसरा, अगर ऑटोगेमी करवानी है तो उसकी पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में क्या होना चाहिए? एक सिंक्रोनस मोशन होना चाहिए। मतलब जब पॉलन रिलीज हो उसी समय स्टिग्मा रिसेप्टिव होनी चाहिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। और अगर फ्लावर क्लोज हो तो ऐसा भी चलेगा, क्योंकि उस केस में तो सिर्फ ऑटोगेमी ही हो सकती है। क्लोज फ्लावर को कहते हैं कैलिस्टोगेमस फ्लावर। अभी अपन इन टर्म को अच्छे से समझेंगे। क्या ऑटोगेमी के कोई फायदे हैं? तो ऑटोगेमी से ये है कि सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होने के चांसेज ऑटोगेमी में ही होते हैं, तो एस्योर्ड पॉलिनेशन होता है। डिसएडवांटेज ये है कि कोई वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि फ्लावर सेम, प्लांट सेम, तो कोई पॉलन ग्रेन जो है वो नई वेरिएशन या नए जेनेटिक मतलब दूसरे किसी प्लांट के हैं नहीं, तो नई वेरिएशन लिखकर नहीं आने वाली। नेक्स्ट है, देखो एक प्लांट होता है वायोला, जिसे कॉमन पेंसी कहते हैं, और ऑक्जेलिस और कोमेलिना। इनमें दो तरह के फ्लावर लगते हैं, एक चेस्मोगेमस और एक कैलिस्टोगेमस। अपनी बुक में डायग्राम भी दे रखा है। देखो ये ऊपर जो फ्लावर दे रखे हैं ये चेस्मोगेमस है, और ये ऐसे फ्लावर है जो मतलब जनरली क्या रहते हैं? ओपन रहते हैं, जैसे कि अपन फ्लावर देखते हैं अपने घरों में आसपास, ठीक है। और ये नीचे देखो और फ्लावर दिख रहे हैं, ये क्लोज फ्लावर है, इन्हें कहते हैं कैलिस्टोगेमस फ्लावर, ठीक है। तो चेस्मोगेमस और कैलिस्टोगेमस क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिसके एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो, बोले तो खुले हैं वो फ्लावर, उन्हें कहेंगे चेस्मोगेमस। और जो फ्लावर खुलते ही नहीं है उन्हें कहेंगे कैलिस्टोगेमस। और ये किन किन में होते हैं? वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना में, ठीक है। कैलिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है, ऑब्वियस थिंग है, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है? ऑटोगेमी ही हो सकती है। अब कैलिस्टोगेमस फ्लावर होने के वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो ऑटोगेमी के। कैलिस्टोगेमस फ्लावर होगा तो एस्योर्ड पॉलिनेशन होगा, एस्योर्ड सीट होगी, और डिसएडवांटेज वही है कि वेरिएशन नहीं आएगी। दूसरा है जिटिनोगेमी। जिटिनोगेमी क्या होती है? जिसमें फ्लावर अलग हो लेकिन प्लांट सेम हो। अब जिटिनोगेमी अगर फंक्शनली देखा जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। लेकिन जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो इसलिए ये ऑटोगेमी जैसा ही है। तो अगर अपन ऐसे फंक्शनली देखें या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जब तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, इनमें एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की भी नीड पड़ती है। लेकिन जेनेटिकली देखें तो ये ऑटोगेमी है, क्योंकि प्लांट सेम है। नेक्स्ट है जीनोगेमी। जीनोगेमी में क्या होता है? प्लांट अलग, फ्लावर अलग, और ये ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन है जिसके अंदर जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन आते हैं। इसका मतलब वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ ये एक ही पॉलिनेशन का मेथड है। नेक्स्ट अपने है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखो अपन जीनोगेमी और जिटिनोगेमी में कह रहे हैं कि पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा तक जाएंगे, वो भी दूसरे फ्लावर और दूसरे प्लांट पर। तो वहाँ तक जाएंगे कैसे? क्योंकि पॉलन ग्रेन खुद तो मूव कर नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि मुझे कोई एजेंट चाहिएगा जो एंथर से पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुँचाए? स्टिग्मा तक पहुँचाए। इन चीज़ को अपन कहेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो तरह के होंगे, नॉन लिविंग जिन्हें एबायोटिक कहेंगे, लिविंग जिन्हें बायोटिक कहेंगे। ज़्यादातर प्लांट कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? बायोटिक एजेंट। नॉन एबायोटिक में दो तरह के होते हैं, पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय वाटर। अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, एबायोटिक एजेंट में कंपेयर किया जाए, तो विंड पॉलिनेशन मेजर फैक्टर होता है। बायोटिक में कौन कौन से होते हैं? इंसेक्ट होता है, बर्ड्स होता है, प्राइमेट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, बैट होता है, ठीक है। और इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंसेक्ट से होते हैं, और इंसेक्ट्स में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीज से होता है। तो पहले आप ये चार्ट याद कर लेंगे। बर्ड्स कौन कौन से दे रखे हैं एनसीईआरटी में? सन बर्ड और हमिंग बर्ड। प्राइमेट्स कौन सा दे रखा है? लिम्यूट दे रखा है। रेप्टाइल कौन से दे रखे हैं? गीको लिजार्ड दे रखा है, गार्डन लिजार्ड दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि एजेंट ऑफ पॉलिनेशन जो होते हैं पॉलन ग्रेन। अब हाँ, एबायोटिक एजेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं जो कि नॉन लिविंग है। अब एबायोटिक एजेंट जो होते हैं उसमें क्या होगा? जैसे मान लो ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, और यहाँ से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हुए, तो या तो यहाँ से यहाँ तक एयर लेके जाएगी, या यहाँ से यहाँ तक कौन लेके जाएगा? वाटर लेके जाएगा। पर जरूरी नहीं है कि वाटर और एयर करंट उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में क्या होता है? अपने फ्लावर होता है। हो सकता है एयर करंट इस तरफ हो तो पॉलन ग्रेन इस तरफ जाने की बजाय इस तरफ चले जाएंगे।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पॉलन ग्रेन कमिंग इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर। ये सिर्फ एक चांस फैक्टर है, मतलब बाई चांस ऐसा हो सकता है, और यही वजह है कि चांसेज कम है। यही वजह है कि एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करने वाले प्लांट में पॉलन ग्रेन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे कारण पूछे कि भाई इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फ्लावर पॉलन क्यों बनाए जाते हैं एबायोटिक एजेंट वाले प्लांट में, क्योंकि यहाँ पर कोई एश्योरिटी नहीं है, एक चांस फैक्टर है कि भाई पॉलिनेशन हो जाएगा। अब पहला देखते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड के दो एग्जाम्पल याद रखने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, एक मेज और एक ग्रास। एक पॉलिनेशन बाय विंड को एनेमोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनेमोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेटर, ये अपन ने पहले भी लिख दिया। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है वो एडेप्टेशन है कि भाई विंड से पॉलिनेशन करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए। तो पॉलन ग्रेन हल्के होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि कहीं चिपके नहीं। स्टेमन जो है वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए ताकि एयर करंट आसानी से लगे और इधर से जो रिलीज पॉलन ग्रेन है उनको कैरी करे। जो स्टिग्मा होनी चाहिए वो लार्ज होनी चाहिए, अगर उस पर फेदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो तो ट्रैप करने में आसानी होगी। एक ओवेरी में एक ही ओविल होना चाहिए। अगर फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पे फ्लावर है तो वो क्लस्टर में होने चाहिए ताकि इसके पास से एयर गिरे तो किसी ना किसी फ्लावर पे तो पॉलिनेशन हो। ठीक है, एक जो कॉब जो होती है उसमें जो टेसल्स होते हैं, ये जो आप देख पा रहे हो ये टेसल्स, ये क्या है? तो ये बेसिकली स्टिग्मा और स्टाइल है विच वेव इन विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन, और विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है किसमें? ग्रास में। नेक्स्ट है अपने हाइड्रोफिली जो कि पॉलिनेशन बाय वाटर। अब ये जो होता है बहुत रेयर होती है। एंजियोस्पर्म में देखें तो सिर्फ 30 जेनर, और वो भी ज़्यादातर किससे बिलोंग करते हैं? मोनोकॉट में। हालांकि अगर अपन 11th क्लास का टॉपिक उठाएं तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें जो गैमेट होते हैं वो किसके थ्रू जाते हैं? वाटर के थ्रू ही जाते हैं। इवन ये लाइन 11th में भी लिखी हुई है और यहाँ पर भी है, अच्छे से याद रखिएगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जो होता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी लिमिटेड होता है, मतलब वो हर जगह नहीं फैले होते। कारण है कि उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है? वाटर। तो वो सिर्फ वाटर के रिसोर्सेज के आसपास ही क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। अब जो हाइड्रोफिली जो होती है वो दो तरह की होती है। बोले तो पॉलिनेशन बाय वाटर जो होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली वो होती है जिसमें पॉलिनेशन वाटर से होता है लेकिन पॉलन ग्रेन वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया याद रखना है। और हाइपोहाइड्रोफिली ये होती है कि पॉलिनेशन वाटर से तो होता है लेकिन पॉलन ग्रेन पानी के अंदर मूव करते हैं, जैसे कि जोस्टेरा में होता है। टोटल अपन को जो जो एग्जाम्पल है वो सारे याद करने। पॉलिनेशन ऑफ वाटर से बुक में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा। इसमें से वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला जो है फ्रेश वाटर के, ये भी याद रखें, और जोस्टेरा जो है वो मरीन वाटर में होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि क्या सारे एक्वेटिक प्लांट में वाटर से ही पॉलिनेशन होना है? तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर आप कोई नीट वीट के एग्जाम दो और आप उसमें देखो कि एक क्वेश्चन आ रखा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, अब इसके दो एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं, एक वाटर हाइसिंथ और एक वाटर लिली। दोनों एक्वेटिक प्लांट है लेकिन इनमें इंसेक्ट और विंड के थ्रू क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। वेलिस्नेरिया जिसमें मैंने अभी बताया था कि एपी हाइड्रोफिली होती है, फीमेल फ्लावर जो होती है वो पानी की सरफेस तक पहुंच जाती है अपने लॉन्ग स्टॉक से, और मेल फ्लावर जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं पानी की सरफेस पे, और पानी की सरफेस पे पानी की करंट जिस तरफ जाती है ये चले जाते हैं। ऐसे मूवमेंट को पैसिव मूवमेंट कहेंगे क्योंकि ये खुद तो फ्लोट कर नहीं रहे। और कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो फ्लोट करते करते कहाँ पर पहुँच जाए? फीमेल फ्लावर तक पहुँच जाए और पॉलिनेशन हो जाएगा। जबकि सी ग्रास जिसका जोस्टेरा है उसमें फीमेल फ्लावर जो होता है पानी के अंदर ही रहते हैं, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन को भी अंदर ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो दो तरह का मोड हो गया। अब क्या पानी से पॉलिनेशन होता है उसमें कुछ एडेप्टेशन होती है, तो होना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन जो होता है लॉन्ग रिबन लाइक हो सकते हैं ताकि वो आसानी से पानी के साथ में कैरी कर सके। पॉलन ग्रेन के ऊपर क्या होनी चाहिए? म्यूसिलेजिनस कवरिंग होनी चाहिए ताकि वो गीले ना हो। अगर वो गीले हो गए तो भारी हो जाएंगे और नीचे सिंक कर जाएंगे। एक
और एडेप्टेशन होती है जो विंड और मतलब एयर दोनों में ही लगती है, कि ना तो फ्लावर कलरफुल होने चाहिए और ना ही उनमें नेक्टर होना चाहिए, क्योंकि कलर और नेक्टर बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करता है, ए बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट। तो कौन कौन से बायोटिक एजेंट है, जैसे बीज, बटरफ्लाई, फ्लाइज, बीटल, वेस्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स। बर्ड्स में दो बर्ड्स याद रखने हैं, सन बर्ड और हमिंग बर्ड, बैट। ठीक है, ये कॉमन पॉलिनेटर एजेंट है। और इसमें भी देखें तो सबसे कॉमन क्या होता है, इंसेक्ट, और इंसेक्ट में भी देखें तो बीज। कुछ लार्ज एनिमल भी पॉलिनेशन करते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स में ल्यूम्यूर, आर्बोरियल रोडेंट्स, आर्बोरियल का मतलब होता है जो ट्री पे रहते हैं। ठीक है, और इवन रेप्टाइल्स जैसे गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, ये भी पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब अगर बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन करना है तो क्या क्या एडेप्टेशन होनी चाहिए, तो जो यहाँ जनरली दे रखी है वो इंसेक्ट के हिसाब से दे रखी है। तो फ्लावर लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेग्रेंस होनी चाहिए, नेक्टर होना चाहिए। ये सब चीज़ें बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट भी करती है और उन्हें बार बार विजिट करने में मतलब फोर्स भी करती है। ठीक है, अ नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस, ये भी एक अडेप्टेशन है। अगर फ्लाइज और बीटल से पॉलिनेशन करवाना है तो फाउल ऑर्डर भी रिलीज होती है, जो इन ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट जो अच्छा टर्म है और टॉपिक है वो है फ्लोरल रिवार्ड्स। फ्लोरल रिवार्ड्स क्या होते हैं, मान लो कि कलर के पीछे एक बार एक इंसेक्ट आ भी गया, तो बार बार आए उसके लिए आपको उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ताकि उस लालच में वो बार बार आए। तो टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड्स टू द एनिमल। और ये क्या क्या हो सकते हैं, नेक्टर हो सकता है, खाने की चीज़ है, पॉलेन, खाने की मतलब कुछ पॉलेन प्लांट इडिबल फॉर्म के भी बना दे। और तीसरा बहुत अलग तरीका है कि प्लांट क्या करे, सेफ प्लेस प्रोवाइड करवाए एग देने के लिए पॉलिनेटर को, ताकि वो उस हिसाब से वहाँ पर आए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर हार्वेस्टिंग। अब ये जो आगे वाला पैराग्राफ है वो ये बता रहा है कि इन चीज़ों में पॉलिनेशन कैसे होगा। तो वो कह रहा है कि फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड, मतलब रिवार्ड को लेने के लिए एनिमल विजिटर्स जो होते हैं कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर एंड द स्टिग्मा, द बॉडी ऑफ एनिमल गेट्स कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। और फिर जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन गिर जाएंगे स्टिग्मा पर, और इस तरीके से पॉलिनेशन हो जाएगा। सम स्पीसीज ऑफ फ्लोरल रिवर्ट्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग, मैंने बता दिया 3 में से एक होता है। इसमें 2 आपको एग्जाम्पल याद रखने, एक तो एमॉर्फोफेलस और एक यूका प्लांट। एमॉर्फोफेलस के बारे में आपको एक और इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, टॉलेस्ट जो होता है फ्लावर होता है। और यूका प्लांट और मॉथ का आपको पूरा रिलेशन याद रखना है। तो बुक में क्या लिखा हुआ है कि ये कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। द मॉथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ ओवेरी, लोक्यूल बोले तो ओवेरी का जो अंदर कैविटी होती है वहाँ पर दे देते हैं, और बदले में वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन भी कर देते हैं। द लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट ऑफ द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलिंग। तो यूका प्लांट और मॉथ का रिलेशनशिप जो है वो किसके लिए है, पॉलिनेशन परफॉर्म करने के लिए। एक और टॉपिक है जो आपको अच्छे से एक टर्म में याद रखनी है, और बोर्ड क्लासेज में तो क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आप बोर्ड क्लासेज से बिलोंग करते हो तो। पॉलन नेक्टर और पॉलन रोबर्स क्या होते हैं। तो देखो, रोब करने का मतलब है कि आपने कोई चीज़ ले ली और बदले में उसकी मतलब प्राइस नहीं चुकाई। तो ये वो इंसेक्ट होते हैं जो पॉलन और नेक्टर कंज्यूम तो कर लेते हैं लेकिन बदले में क्या नहीं कर पाते, पॉलिनेशन नहीं कर पाते। तो उन्हें अपन पॉलन नेक्टर या पॉलन रोबर्स कहेंगे। ठीक है, सॉरी, पॉलन और नेक्टर रोबर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। देखो नाम से क्लियर है, आउट ब्रीडिंग मतलब प्लांट आउट ब्रीड करना चाहता है, बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन करना चाहता है। और डिवाइसेज का मतलब एडेप्टेशन, मतलब ऐसी एडेप्टेशन जिससे प्लांट सिर्फ क्या परफॉर्म करे, क्रॉस पॉलिनेशन परफॉर्म करे। अब पहला क्वेश्चन उठता है कि प्लांट ऐसा क्यों करवाना चाहता है। तो अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो वेरिएशन भी नहीं आएगी और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन स्टार्ट होता है। इसलिए फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज कर पाए और मतलब किसको बढ़ावा मिले, क्रॉस पॉलिनेशन को, उसे कहते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज। कौन कौन सी होती है मैं यहाँ पहले लिस्ट बना देता हूँ। देखो, एक तो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर 2 तरीके से हो सकते हैं कि एक तो प्लांट पर
यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो है लेकिन एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर है। ऐसे फ्लावर को अपन कहेंगे मोनोसियस प्लांट, मतलब प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। और दूसरा होता है कि प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है और फ्लावर भी क्या है, यूनिसेक्सुअल। एक प्लांट पे सिर्फ मेल फ्लावर लगते हैं, एक पे सिर्फ फीमेल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर मोनोसियस प्लांट में तो उसका एग्जाम्पल है कैस्टर और मीच, और डायोसियस प्लांट में तो उसका एग्जाम्पल है पपैया। डायोसियस प्लांट और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जो कॉम्बिनेशन है वो ओटोगेमी को भी प्रिवेंट करता है और जिटिनोगेमी को भी प्रिवेंट करता है। लेकिन इस वाले केस में ओटोगेमी तो प्रिवेंट होगी लेकिन जिटिनोगेमी हो सकती है। तो अच्छा एडेप्टेशन ये वाला है। दूसरा है पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा नॉन सिंक्रोनाइज हो जाए, एंथर और स्टिग्मा की अलग अलग हाइट या पोजीशन हो। फोर्थ तरीका है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी हो, मतलब ये एक जेनेटिक मेथड है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में। दिस इज द जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। मतलब अगर प्लांट को लगे कि खुद के ही पॉलन ग्रेन आ गए तो फिर वो उसे जर्मिनेट नहीं होने देती। ऐसे मेथड को कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछे या कोई एमसीक्यू हो और उसमें हो कि इन चारों में से कौन सा तरीका जो होता है ओटोगेमी और जिटिनोगेमी दोनों को ब्लॉक करता है, तो वो सिर्फ या तो डायोसियस प्लांट होगा और या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो देखो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या होता है, अगर शॉर्ट में मैं समझाऊँ आपको, तो जब एंथर से अपने स्टिग्मा तक पॉलन आते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। उसके बाद से लेकर वो सारे इवेंट जिसमें पॉलन ग्रेन फाइनली कहाँ पर पहुंच जाएंगे, ओव्यूल के एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंच जाएंगे, या फिर अपन ये भी कह दें कि फर्टिलाइजेशन से पहले के जो भी इवेंट होंगे वो सारे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कहलाते हैं। अब इसे इंटरेक्शन क्यों कहा गया उसको भी अपन समझते हैं। देखो जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली है वो अपने बुक में यहां पर लिखी हुई है, यहां ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर इनटू ओव्यूल, उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और क्या क्या इवेंट होंगे, सबसे पहले पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आएंगे, फिर अगर सब कुछ सही रहा तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, फिर अगर सब कुछ सही रहा तो पॉलन ट्यूब ओवेरी के अंदर एंटर करेंगे, फिर ओव्यूल के अंदर एंटर करेंगे और फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, अपन इस पॉइंट पर वापस अभी थोड़ी देर बाद में आते हैं। तो ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखो बुक में क्या लिखा हुआ है कि पॉलिनेशन होने को ये नहीं समझा जाएगा कि पॉलिनेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी किसी प्लांट ए के पॉलन ग्रेन प्लांट बी की स्टिग्मा पर जाकर पहुंच जाए, तो फिर उसको जर्मिनेशन करने का क्या सेंस बनता है, क्योंकि ये तो इनकम्पेटिबल हुआ। तो पॉलन जो होती है वो डिसाइड करती है कि पिस्टिल जो होती है वो डिसाइड करती है कि जो पॉलन स्टिग्मा पर आए वो राइट टाइप के हैं या नहीं है। अगर राइट टाइप के हैं तो उन्हें आगे के इवेंट्स करने देगी, और अगर रॉन्ग टाइप के हैं तो उन्हें वहीं पर क्या करेगी, रोकेगी। तो द पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज राइट टाइप, कंपेटिबल कहलाएंगे, और रॉन्ग टाइप जो कि इनकम्पेटिबल कहलाएंगे। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल उसे एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करने का मतलब उसे न्यूट्रिशन देगी और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट परफॉर्म करने में हेल्प करेगी, जो कि फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप का है तो पिस्टिल उसे रिजेक्ट कर देगी। अब रिजेक्ट करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, या तो उसे जर्मिनेट ना होने दे या उसकी पॉलन ट्यूब को ग्रो ना करने दे। The ability of pistil to recognize pollen followed by acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and pistil. ये pollen grain और pistil के बीच में डायलॉग से होगा। अब जनरली जो डायलॉग होते हैं जो अपन एक दूसरे के साथ में करते हैं वो वर्बली होता है, यहाँ पर जो डायलॉग है वो केमिकली है। तो बोलिए तो केमिकल से pollen और pistil के बीच में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अब जो जो इवेंट थे मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो एंट्री ऑफ पॉलन इनटू एम्ब्रियो सैक है ये सब गाइड करेगा कौन, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। और फिर किसके थ्रू होगा, माइक्रोपाइल के थ्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक देखो अपन को पॉइंट याद रखना है कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक कैसा प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है।
और ये पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के नॉलेज का प्लांट ब्रीडर्स करेंगे क्या, मतलब कोई इस्तेमाल है, तो द नॉलेज गेन्ड in this area would help plant breeders in manipulating pollen pistil interaction, even incompatible pollination जो होता है वो भी परफॉर्म करवा देते हैं, जिससे हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई है, वो भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की, तो वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है, अब दो अलग अलग जो स्पीसीज होती है या दो अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं, अलग अलग ब्रीड होती है, उनके बीच में पॉलिनेशन करवाना, फिर हाइब्रिडाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन करवाना, वो भी ह्यूमन खुद करवाएगा, तो उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, सिलेक्शन करते हैं डिजायरेबल प्लांट का, फिर क्या करते हैं इमेस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं टैगिंग करते हैं, क्या करते हैं टैगिंग, और उसके बाद में क्या करते हैं एंथेसिस, क्या करते हैं एंथेसिस, ठीक है। और एंथेसिस करने के बाद अपन रीबैगिंग भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रीबैगिंग भी कर सकते हैं। अब इन टर्म का क्या मीनिंग होता है उसको समझते हैं। पहले सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट, तो आप समझ गए, दो प्लांट को आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर उन दो प्लांट अगर वो बाइसेक्सुअल हुए तो फिर उनमें तो वो हो जाएगा, क्या कहते हैं अपने सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इनमें क्या करेंगे इमेस्कुलेशन करेंगे, बोले तो एंथर को किसी सीजर या किसी तरीके से कट कर लेंगे, इसे कहेंगे इमेस्कुलेशन। फिर उसके ऊपर बैग लगा देंगे। बैग लगाने का क्या फायदा होता है कि अनडिजायर्ड पॉलिनेशन नहीं होता। उसके बाद उसके ऊपर टैग वैग लगा देंगे कि भाई कौन कौन सा प्लांट है, कब कलेक्ट किया था, वगैरह वगैरह। और जब आपको जिस प्लांट के एंथर गिराने, फिर ये बैग को खोलेंगे, उसके ऊपर एंथर वगैरह गिराएंगे, एंथेसिस कर देंगे, वापस बैगिंग कर देंगे, और फिर टैग के ऊपर और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी हो तो वो भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो दे रखी है, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर, उसे इमेस्कुलेशन कहते हैं। इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है उस पर कवर करते हैं बटर पेपर या किसी चीज़ का, जिससे कॉन्टामिनेशन से बच सकते हैं, अनवांटेड पॉलन से बच सकते हैं, इसे बैगिंग कहते हैं। अगर फीमेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो क्या इमेस्कुलेशन की नीड है, आंसर है बिल्कुल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखो यहां तक अपने चैप्टर में जो भी अपन ने पढ़ा वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था। अब अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कि छोटा सा है। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन 2 बार होता है। अब यहां तक की कहानी को समझते हैं अपन। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बने थे, ठीक है। पॉलन ग्रेन बाद में कहां पर गए, स्टिग्मा के ऊपर। कहां पे गए, स्टिग्मा के ऊपर। वहां वो क्या किए, जर्मिनेट किए। जर्मिनेट करके उनमें से एक पॉलन ट्यूब निकली, और वो पॉलन ट्यूब जो है वो कहां तक गई, एम्ब्रियो सैक तक गई। और जब ये हो रहा था तो उसमें 2 मेल गैमेट भी बन गए। अब उन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट जो एम्ब्रियो सैक की एग सेल होगी उसके साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बनाएगा, ठीक है। ये सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई है, उनके साथ फ्यूज करेगा और एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू बनाता है जिसे कहते हैं सेल बनाता है जिसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। उसका न्यूक्लियस कहलाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं या सूडो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। सूडो फर्टिलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे जाइगोट नहीं बन रहा। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हो रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 2 फर्टिलाइजेशन का क्या फायदा। तो जैसा कि अपन जानते हैं जाइगोट तो आगे डिवाइड करके एम्ब्रियो और नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। ये पीईसी जो है वो क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म। क्या बनाएगी, एंडोस्पर्म, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा जो डेवलपिंग जाइगोट को क्या प्रोवाइड करवाएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये डायग्राम वगैरह अगर आप बोर्ड क्लासेस से हैं तो इन डायग्राम को अच्छे से लर्न करें, ठीक है। और जैसे कि ये जो है ये आपका क्या है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है। अगर कभी कभी पूछते हैं कि फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाओ तो ये है, और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का डायग्राम है, ठीक है। अब देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक तो जाइगोट जो है उससे एम्ब्रियो बनेगा, ये समझना है। पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म कैसे बनता है ये समझेंगे। और ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में। और ओवेरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में। तो फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड के अंदर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो होते हैं, ठीक है। तो पहले अपन समझते हैं एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। क्यों, इसका कारण एनसीईआरटी लिखती है, लेकिन यहां पर लिखती है एम्ब्रियो वाले टॉपिक में
कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। और क्यों होता है? दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जाइगोट जो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा, उसे न्यूट्रिशन की कमी ना हो, इसलिए पहले एंडोस्पर्म बन जाता है और फिर जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, क्योंकि पीईसी एक ट्रिप्लॉइड सेल थी तो ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। एंडोस्पर्म दो तरह के होते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म। वैसे एक और हेलोबियल एंडोस्पर्म भी होता है, पर एनसीईआरटी में दे नहीं रखा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो होता है उसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट का लिक्विड, जो कोकोनट वाटर होता है वो, और उसका जो वाइटिस पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अब देखो ये बनेगा कैसे? द सेल ऑफ टिश्यू आर फिल्ड, पहले तो ये देखते हैं एंडोस्पर्म होता क्या है। तो द सेल ऑफ टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल, इसमें रिजर्व फूड होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। इन मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे कॉमन जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? फ्री न्यूक्लियर। उसमें क्या होता है? पीईएन, जो पीई का न्यूक्लियस है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन शो करेगा, जिससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनेंगे। और दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या कहेंगे इसे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहेंगे। सबसिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑल्सो अकर, और फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगी और बाद में वो किस में बदल जाएगा? सेलुलर। इसे डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि ये पीईसी है और ये क्या है? उसका पीईएन, और इसमें बहुत सारे डिवीजन हुए, लेकिन सारे के सारे न्यूक्लियर डिवीजन हुए, तो इससे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। ये ऐसा जो बनेगा इसे अपन क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिर बाउंड्री की तरफ से उसमें क्या बनने लगेगी? सेल बनने लगेगी, वॉल बनेगी तो सेल बनने लग जाएगी, और धीरे धीरे फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्टार्ट से एंड तक भी सेलुलर डेवलपमेंट रहता है। जैसे कि मान लो ये एक पीईएन है, इसमें डिवीजन हुए, दो न्यूक्लियस बने और फिर वॉल फॉर्मेशन हो गया, ऐसा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोस्पर्म में आइदरली कंप्लीटली कंज्यूम्ड। अब कंप्लीटली कंज्यूम किन किन में होता है? पी, ग्राउंडनट और बी में। तो इनके जो सीड होंगे वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएंगे, क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। और कुछ में ये परसिस्ट करते हैं, परसिस्ट करेंगे तो ऐसे सीड को अपन क्या कहेंगे? एंडोस्पर्मिक सीड, जिसके एग्जांपल कैस्टर और कोकोनट। ये अभी वापस ये टॉपिक आएगा एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पर, यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का होगा? माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जाइगोट इस तरफ ही है, और जाइगोट जो है वो तब भी डिवाइड करता है जब कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाए, ताकि उसे न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो। जो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है उसे एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, और वो मोनोकॉट और डाइकॉट की क्या होती है? सेम। अपनी बुक में एम्ब्रियो डेवलपमेंट ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा, आपको सिर्फ स्टेजेज याद रखनी है कि पहले प्रो एम्ब्रियो होता है, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हार्ट सेफ और फिर मैच्योर। थोड़ा बहुत आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखो ये एक सेल है और जाइगोट की, उसमें डिवीजन हुए जिससे दो सेल बन गई। ठीक है, ये ऊपर वाली जो सेल जो है वो फिर डिवाइड करती रहेगी और ऐसे एक लंबा सा सस्पेंसर बना लेगी, और उसकी जो सबसे नीचे वाली सेल होगी उसे होस्टोरिया कहेंगे। और ये वाली जो सेल है इसमें डिवीजन से 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, और फिर ऐसे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है। फिर ये ऊपर वाला एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो लेते हैं। तो पहले डाइकॉट एम्ब्रियो देखो, डाइकॉट एम्ब्रियो में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है कोटिलिडन्स जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल और रूट कैप। अब इसको मैं आपको एक समझाता हूँ। देखो ये मान लेते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस है। क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहाँ से कोटिलिडन्स निकले हुए। क्या निकले हुए? कोटिलिडन्स। कितने बनाए मैंने? 2 डाइकॉट है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ये ऊपर वाला पोर्शन ये तो कहलाएगा एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल क्या होता है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउ द लेवल ऑफ कोटिलिडन्स, उसे कहेंगे एपिकोटाइल। और जो नीचे वाला जो पोर्शन होगा जो कि कोटिलिडन्स के लेवल से नीचे है उसे हाइपोकोटाइल कहेंगे। एपिकोटाइल का जो टिप होगा उसे प्ल्यूम्यूल कहेंगे।
हाइपोकोटाइल का जो टिप होगा उसे रेडिकल कहेंगे। रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। ये अपने सारे की सारी लेबलिंग हो गई, ठीक है। ये सब अपने इधर दे रखा है। अपनी बुक में डायग्राम थोड़ा ऐसा दे रखा है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये प्लूम्यूल लेबल कर रखा है, ये रेडिकल लेबल कर रखा है, ये रूट केप लेबल कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन मोनोकॉट एम्ब्रियो। तो मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होता है वो उसमें देखते हैं क्या, उसमें भी कोटिलिडन्स होता है लेकिन एक ही होता है, और ग्रास के केस में उसे स्क्यूटेलम कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में एपिकोटाइल होगा, हाइपोकोटाइल होगा, प्लूम्यूल होगा, रेडिकल होगा, रूट कैप होगा, लेकिन दो स्ट्रक्चर और होंगे, कोलियोप्टाइल और कोलियोरेजा। अब इसको भी वापस डायग्राम समझते हैं। ये अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। एम्ब्रियोनल एक्सिस में से यहाँ से एक अपने कोटिलिडन्स निकलता है, सिंगल कोटिलिडन्स, जिसे ग्रास के केस में स्क्यूटेलम कह रहे हैं। दूसरी तरफ भी कोटिलिडन्स थोड़ा सा हो सकता है, जो दूसरा सेकंड होना चाहिए था, हल्का सा आउटग्रोथ हो सकती है, उसे अगर नाम देना चाहे तो उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। एपिकोटाइल जो होगा वही ऊपर वाला पोर्शन, ये एपिकोटाइल हो गया, ठीक है, कोटिलिडन्स के लेवल के ऊपर का, और ये नीचे वाला कौन सा हो गया, हाइपोकोटाइल हो गया, ठीक है। इसकी टिप क्या कहलाएगी, प्लूम्यूल एपिकोटाइल की। हाइपोकोटाइल की टिप क्या कहलाएगी, रेडिकल। इसके ऊपर एक कवर होता है जिसे क्या कहते हैं, रूट कैप। अब यहां पर प्लूम्यूल के ऊपर भी एक कवरिंग होगी जिसे कहेंगे कोलियोप्टाइल, और नीचे भी एक कवरिंग होगी जिसे कहेंगे कोलियोरेजा। देखो क्या लिखा हुआ है, रूट कैप इनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएट सीथ, उसे कोलियोरेजा कहते हैं, कोलियोराइजा, रेजा जो भी आप रीड करें। और एपिकोटाइल के ऊपर भी एक होलो फोलियोलर स्ट्रक्चर होता है जिसे कोलियोप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं सीड पर। अब अगर सीड में देखें तो क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, एक तो होता है सीड कोट, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये दो अपन पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा क्या होता है, उसके ऊपर सीड कोट होता है। अब ये सीड कोट आता कहां से, तो उसका एकदम सिंपल सा है कि जब अपन ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं तो उसके ऊपर दो इंटेग्यूमेंट बनाते हैं, ऐसे दो इंटेग्यूमेंट बनाते हैं, तो वही इंटेग्यूमेंट क्या बना देते हैं, सीड कोट। दो इंटेग्यूमेंट होते हैं तो सीड कोट में भी दो लेयर होती है, टेस्टा और टेगमा। अब देखो आगे कि सीड जो होता है उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सीड कोट, कोटिलिडन्स और एम्ब्रियोनल एक्सिस। कोटिलिडन्स क्या होते हैं, द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक, और ये मतलब फूला हुआ पोर्शन होता है और फूड को स्टोर करता है, ठीक है। सीड दो तरह के होते हैं, एक नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस को एक्स एल्बुमिनस भी कहते हैं, इसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा होता, मैंने अभी पीछे समझाया था, पी और ग्राउंडनट वाले। और एल्बुमिनस में अभी भी एंडोस्पर्म होता है, जैसे कि वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर में होता है। एक पेरिस्पर्म और अच्छा टॉपिक है कि कुछ सीड में देखो, जब अपन ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं तो बीच में एक न्यूसिलस बनाते हैं, और न्यूसिलस की सेल से बाद में डेवलप होकर एम्ब्रियो सैक बनता है। लेकिन जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये डीजनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ में ये एक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और अगर लेयर के फॉर्म में परसिस्ट कर रहा है तो उसी न्यूसिलस को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। ऐसा ब्लैक पेपर और बीट में होता है। बाकी जो अपने यहाँ पे सब दे रखा है उसे समझने के लिए अपन ये चार्ट की हेल्प लेते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज। तो जो फर्टिलाइजेशन के पहले एग सेल थी वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट और फिर एम्ब्रियो में बदल जाती है। जो पहले सेंट्रल सेल थी वो बाद में पीईसी और एंडोस्पर्म में बदल जाती है। न्यूसिलस जनरली डीजनरेट हो जाता है, कुछ केस में बचता है तो पेरिस्पर्म कहलाता है। ओव्यूल जो होता है वो सीड में बदल जाता है। इंटेग्यूमेंट जो होता है सीड कोट में बदल जाता है, टेस्टा और टेगमन। माइक्रोपाइल पहले भी माइक्रोपाइल था, बाद में भी माइक्रोपाइल ही रहता है। ओवेरी फ्रूट में बदल जाती है। ओवेरी की वॉल जो होती है फ्रूट वॉल या पेरिकार्प में बदल जाती है। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो यहाँ लेबल में नहीं है वो सारे डीजनरेट हो जाएंगे। माइक्रोपाइल के बारे में यहाँ लिखा हुआ देखो, माइक्रोपाइल रिमेन एज स्मॉल पोर इन सीड कोट, ताकि वहां से ऑक्सीजन और वाटर वगैरह जा सके जब सीड को जर्मिनेट करना होता है। एक सीड जर्मिनेट होने से पहले एक अपने को कह सकते हैं कि एक इनएक्टिव स्टेज शो करता है जिसको कहते हैं डॉर्मेंसी। और प्लांट डॉर्मेंसी लाने के लिए क्या करते हैं कि सीड को ड्राई बना देते हैं। 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास होता है, और इससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी वगैरह वो भी स्लो डाउन हो जाती है, और इस इनएक्टिविटी की स्टेज को कहते हैं डॉर्मेंसी। इसका फायदा क्या है, अब जब प्लांट के आसपास सारी चीज़ें अच्छी होगी, वाटर वगैरह अच्छे से होगा,
तब ये डोरमेंसी पीरियड टूटेगी और फेवरेबल कंडीशन में ही ये जर्मिनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ओव्यूल तो सीड में बदलता है, ओवेरी किस में बदल जाती है, फ्रूट में, और ये दोनों काम साथ साथ होते हैं। ठीक है, ओवेरी की वॉल जो होती है वो फ्रूट की वॉल पेरिकार्प बनाती है। अब कुछ फ्रूट फ्लैसी होते हैं जैसे ग्वावा, ऑरेंज, मैंगो, कुछ ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड। ठीक है, कुछ फ्रूट फॉल्स फ्रूट होते हैं, कुछ ट्रू होते हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है कि फॉल्स फ्रूट में ओवेरी के अलावा फ्लावर के दूसरे पार्ट भी क्या करते हैं, फ्रूट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैस्यू में थैलेमस जो होता है वो फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, जबकि ट्रू जो फ्रूट होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवेरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या क्या है, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू। ठीक है, और कुछ फ्रूट जो होते हैं उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ये वो फ्रूट है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। बनाना एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। आप और किसी को भी अगर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के फॉर्म में डेवलप करेंगे तो उनमें सीड नहीं होंगे। ठीक है, जैसे पपैया, अगर आपको उसे पार्थिनोकार्पी से बनाएंगे तो उसमें सीड नहीं होंगे, नेचुरली होता है, लेकिन पार्थिनोकार्पी से बनाएंगे तो नहीं होंगे। बनाना में नेचुरली ही पार्थिनोकार्पी होता है, इसलिए उसमें सीड ही नहीं होते। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि एडवांटेज क्या है सीड बनने के। तो सबसे पहला, सीड जो है वाटर पे डिपेंड करता है, इससे उसकी एक डोरमेंसी पीरियड आ सकती है, और इस डोरमेंसी पीरियड का क्या फायदा होता है कि फेवरेबल कंडीशन में ही ये जर्मिनेट करेगा, ताकि प्लांट कभी अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गया तो फिर उसका डेवलपमेंट पूरा हो या ना हो। ठीक है, दूसरा, सीड की हेल्प से बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती है, मतलब सीड को आप कहीं और दूर दराज तक मतलब भेज सकते हो, वो जो बीच में अनफेवरेबल टाइम पीरियड, अनफेवरेबल प्लेस होगा उसमें सरवाइव भी करेंगे। सीड के फॉर्म में अपन प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है। जैसे अगर किसी को कोई पर्टिकुलर ट्री ग्रो करवाना है तो वहां से वो सिर्फ सीड लेकर आ जाए, पूरा प्लांट लाना होता तो थोड़ा मुश्किल बनता। सीड के पास में फूड रिजर्व भी होता है जो यंग सीडलिंग को क्या कर देता है, फूड अवेलेबल करवा देता है। सीड कोट जो होता है वो हार्ड होता है और ये यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट भी करता है। सीड बनता तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही है, इसका मतलब ये वेरिएशन भी प्रोड्यूस करेगा। और एग्रीकल्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सीड पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है सीड वाइबिलिटी। क्या होता है सीड वाइबिलिटी, कि हाउ लॉन्ग द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे डिस्पर्स, मतलब सीड प्लांट से निकलने के बाद कितने टाइम पीरियड तक जर्मिनेशन की एबिलिटी रखते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, सीड वाइबिलिटी। अब ये अलग अलग होती है, कुछ में मंथ्स की होती है, कुछ में सालों होती है। अपन को दो एग्जाम्पल याद करने जिसमें बहुत लंबी है, जिसमें एक तो ओल्डेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ी है, और उसका एग्जाम्पल है ल्यूपाइन। ठीक है, ल्यूपाइन जो लुपिनस आर्किटक्स कहलाता है, और ये आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकेवेटेड किया गया था, और इसकी जो सीड वाइबिलिटी थी वो 10,000 ईयर्स थी। ठीक, ऐसा कैसा एक और है फिनिक्स डेक्टिलीफेरा, जिसे डेड सी के आसपास से किंग हेरोल्ड पैलेस से एक्सकेवेटेड किया गया था, और इसकी जो सीड वाइबिलिटी थी वो थी 2000 साल। ठीक है, नेक्स्ट अपने हैं, देखो एक बस ये याद रखना है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक फ्रूट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, जैसे कि ऑर्किड है और अपने ओरोब्रेंकिया और स्ट्रिगा है। इसमें से ये दो नाम आप और अच्छे से याद रखें, ये पैरासाइट प्लांट है, फीकस है। ठीक है, ये चार ऐसे नाम हो गए जिनमें प्लांट के अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर टाइनी सीड्स होते हैं। ठीक है, और ये दो का अलग से रखें क्योंकि ये पैरासाइट प्लांट भी है। नेक्स्ट और चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले देखते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। तो एस्टीरिएसी और ग्रासेस इन फैमिली में सीड बन जाते हैं, वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं। क्योंकि ये विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए एपोमिक्सिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और क्योंकि इनमें सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं इसका मतलब फ्रूट भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही बनेंगे। इसका मतलब एपोमिक्सिस में जो फ्रूट बनते हैं वो कौन से होते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ही होते हैं। अब इन सम स्पीसीज
अब ये एपोमिक्सिस होने के तरीके बता रहा है कि कुछ स्पीसीज में तो डिप्लॉयड एग सेल ही बन जाती है। एग सेल जनरली कैसी होती है, हैप्लॉइड, उनमें किसी अबनॉर्मलिटी की वजह से डिप्लॉयड सेल बन जाती है विदाउट रिडक्शन डिवीजन, ऑब्वियस थिंग है मियोसिस होगा नहीं, और फिर वही बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है और अपन कह देंगे कि जो है वो फ्रूट भी बन गया, ओव्यूल से सीड भी बन गया। सिट्रस और मैंगो, इनमें एक और तरीका हो सकता है। इनमें क्या होगा कि न्यूसिलर सेल जो होती है, जो कि एम्ब्रियो सैक के आसपास होती है, वो प्रोट्रूड कर जाती है। प्रोट्रूड मतलब अंदर की तरफ आएगी और वो खुद भी एक एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए, मतलब एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो जाए। तो अगर एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनती है तो उसे कहेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। जनरली सिट्रस फैमिली में होता है, जैसे कि ऑरेंज, अपने लेमन, इनमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे समझने के लिए पहले अपन एक हाइब्रिड सीड समझते हैं। जैसे सपोज करो ये दो प्लांट थे, अपन ने इसके बीच में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनेंगे तो वो सीड भी हाइब्रिड सीड कहलाएंगे। अब हाइब्रिड सीड के फ़ायदे क्या है, क्योंकि वो दो अलग अलग प्लांट के मिक्स होने से बने हैं तो उनमें अच्छे फीचर्स होंगे, प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ेगी। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होंगे, अगर मैं इन सीड को जर्मिनेट कराऊंगा तो प्लांट बनेगा, उस प्लांट में दोनों पेरेंट प्लांट के करेक्टर होंगे। लेकिन जब ये प्लांट अपनी नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगा तो जो करेक्टर यहाँ मिक्स हुए थे वो वापस सेग्रीगेट भी हो सकते हैं, क्योंकि गैमेट बनते समय तो वेरिएशन आती है और सेग्रीगेशन होगा, अलग हो जाएंगे। तो इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, then the plant in the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। तो हाइब्रिड करेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन रहे नहीं। अब इससे बचने का क्या तरीका, आप हर बार नए सीड खरीद करके लाओ और फिर उसे ग्रो कराओ, और इस तरीके से ये फार्मर्स के लिए टू एक्सपेंसिव हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या है, आप एपोमिक्टिक सीड बना लो। कैसे, हाइब्रिड सीड से हाइब्रिड प्लांट ग्रो करवा दो और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह एपोमिक्सिस करवा दो, उससे भी तो सीड ही बनेंगे। और एपोमिक्टिक सीड जो होता है वो एपोमिक्सिस से बनते हैं, बोले तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, करेक्टर प्रिजर्व रहेंगे, कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा और उन्हें बार बार खरीदने की कोई नीड भी नहीं पड़ेगी। इसके साथ जो है अपना ये पहला चैप्टर जो होता है पूरा होता है। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, बार बार इसे देखिए ताकि अच्छे से रिवाइज हो, और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।